जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग जो उत्कर्ष क्लासेस से यानी कि कुमार गौरव सर के द्वारा एक बुक लॉन्च की गई है। इसका नाम है 7 फेरों वाली सीरीज और यह जो नोट्स है यानी कि जो बुक है वह बुक के हैंड रिटन नोट्स है। तो आज की वीडियो में हम लोग की उस बुक का 7 फेरों वाली सीरीज का 1.0 हम लोग कवर करेंगे लोग। और अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिला इस वीडियो पे तो मैं इसको यानी कि कंटिन्यू करूँगा, यानी कि जो 7 सीरीज़ आया है 7 सीरीज़ को मैं कवर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एपिसोड 1 को देखते हैं लोग एपिसोड 1 को। जिसमें सबसे पहला है हम लोग का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं लोग कि भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग यानी कि C14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2300 ईसा पूर्व यानी कि 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के मध्य था। इसे सभ्यता का प्रथम नगर हड़प्पा था। इसे सभ्यता का प्रथम नगर क्या था? तो हड़प्पा था, जिसकी सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। 1921 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। उसके बाद है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो सिंध प्रांत में स्थित सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ की बात किया जाए तो क्या होता है? मृतकों का टीला। इसका अर्थ क्या होता है मोहनजोदड़ो का? तो मृतकों का टीला होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था यह जो है मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। खोजकर्ता यानी कि इसकी खोजकर्ता का बात किया जाए मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता कौन थे? तो वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। किसके द्वारा की गई थी? राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। उसके बाद अगला शहर है कालीबंगा। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले, कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। और इसका अर्थ क्या होता है कालीबंगा का? तो काले रंग की चूड़िया, यानी कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। यहाँ से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं, ऊँट की हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं। और इसके खोजकर्ता के रूप में कौन है? यानी कि कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अमलानंद घोष ने वर्ष 1952 और 1952-53 में की है। अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा की खोज की गई। उसके बाद ये अगला शहर है धौलावीरा। यह गुजरात में स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर जो 3 स्तरों, जो कितने स्तरों में विभाजित है? तो 3 स्तरों में विभाजित है, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। धौलावीरा में जल संरक्षण से संबंधित उत्कृष्ट तकनीक का पता चला है। उसके बाद है लोथल। यह भी गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ पे है? तो गुजरात में है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मन के बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग का अगला टॉपिक है मूल कर्तव्य। भारत में मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इन मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कांग्रेस द्वारा गठित सरकार स्वर्ण सिंह समिति, कांग्रेस द्वारा गठित यहाँ पे सरकार नहीं होगा, कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर संविधान के भाग 4 का ए में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 10 से मूल कर्तव्यों को किस में जोड़ा गया? तो संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया। और किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। और किस संविधान संशोधन के माध्यम से? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और यह जो संशोधन था यह कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में यह संशोधन हुआ था। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। यानी कि जो यह 10 मूल कर्तव्य था उसमें 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 2002 में हुआ था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ रूस से ली गई है। कहाँ से ली गई है? तो सोवियत संघ रूस से ली गई है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा। अब देखते हैं लोग एनी बेसेंट के बारे में देखते हैं लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और कहाँ की अध्यक्षता की थी? तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इनका पत्रिका का नाम कॉमनवेल्थ है। इनकी पत्रिका का नाम क्या है? तो कॉमनवेल्थ है। इन्होंने सितंबर 1916 में यानी कि मद्रास चेन्नई में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। इस पीडीएफ को हम ज़्यादा जूम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा जूम करने के बाद जो यहाँ इसे लिखावट है यह यानी कि ब्लर या फट जा रहा है, तो इसलिए ज़्यादा जूम नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग सरोजनी नायडू के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है और यह अध्यक्षता कानपुर अधिवेशन की थी। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कानपुर अधिवेशन की जो 1925 में हुआ था। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। इनके जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग प्रमुख अनुच्छेद के बारे में देखते हैं। लोग यह जो बुक है यानी कि सर के द्वारा जो क्लास लिया गया है उसी पे आधारित है। जब आप लोग सर का क्लास से करेंगे लोग तो उसमें समझ में आएगा। यानी कि यह जो अब प्रमुख अनुच्छेद है तो प्रमुख अनुच्छेद अब उसके बाद यानी कि इसके बाद अनुच्छेद का क्वेश्चन आया होगा, इसलिए अब अनुच्छेद के बारे में इसी बुक में मेंशन है। तो इसमें अब देखते हैं लोग अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो यह समान सिविल संहिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 44 में किसका उल्लेख है? तो समान सिविल यानी कि यूसीसी का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक यानी कि भारतीय संविधान के भाग 4 में कितने अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है? तो 36 से लेकर 51 तक वर्णन किया गया है। इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है जिसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 79 संसद का उल्लेख है। अनुच्छेद 79 में किसका उल्लेख किया गया है? तो संसद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। अब अगला टॉपिक हम लोग का रक्त यानी कि ब्लड के बारे में देखते हैं लोग। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड की थी। सर्वदाता रक्त समूह O- होता है यानी कि O नेगेटिव होता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो O नेगेटिव होता है। और सर्वग्राही रक्त समूह AB+ होता है या AB पॉजिटिव होता है। जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो लीवेनहॉक के द्वारा की गई थी। इनका पूरा नाम क्या था? तो एंटोनी वान लियोनहॉक इनका पूरा नाम था। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। अनुवांशिकता के नियम की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। रक्त तरल संयोजी उत्तक है। रक्त जो होता है वह कौन सा उत्तक होता है? तो तरल संयोजी उत्तक होता है जिसका pH मान 7.4 होता है। जिसका pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। pH पैमाने की खोज सोरेनसन के द्वारा की गई थी। pH पैमाने की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सोरेनसन के द्वारा की गई थी। अब इस सत्यमेव जयते के बारे में देखते हैं लोग। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। जो सत्यमेव जयते है यह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इससे शब्द को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को? तो मुंडकोपनिषद से। इसका अर्थ क्या होता है सत्यमेव जयते का? तो सत्य की ही जीत होती है। अब ये 4 आश्रम को देखते हैं लोग। 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं? तो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, और तीसरा होता है वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा होता है संन्यास आश्रम। इन 4 आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद में मिलता है। किस उपनिषद में मिलता है? तो जबालोपनिषद में मिलता है इन चारों आश्रमों का वर्णन। अब ये 4 वर्ण को देखते हैं लोग कौन कौन से वर्ण हैं। तो एक है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। इन 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। किस सूक्त में मिलता है? तो पुरुष सूक्त में मिलता है। 4 धाम कौन कौन से हैं? तो बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है, दूसरा है द्वारिका यह गुजरात में है, पुरी तीसरा है पुरी जो उड़ीसा में है, और चौथा है रामेश्वरम तमिलनाडु में। ये चारों क्या है? तो यह 4 धाम हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रमुख ग्रंथियाँ को देखते हैं लोग, जिसमें सबसे पहला है अग्नाशय ग्रंथि। इससे ग्रंथि के बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है बीटा कोशिका से? तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग हो जाता है? तो मधुमेह रोग होता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। यह किस प्रकार की ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि। तो यह एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। इस ग्रंथि के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। उसके बाद है थायराइड ग्रंथि। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन निकलता है इस ग्रंथि से? तो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। आयोडीन की कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आयोडीन की कमी के कारण किस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है? तो थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। हासी माता रोग इसी ग्रंथि से संबंधित है। हासी माता रोग किस ग्रंथि से संबंधित है? तो थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। उसके बाद है पीयूष ग्रंथि। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इस ग्रंथि से प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। कौन कौन सा हार्मोन निकलता है? यहाँ पे अगर हमसे मिस्टेक हो जाए, क्योंकि जो यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स है PDF बनाने के बाद ना कुछ पोता गया है, तो अगर यहाँ से कुछ मिस्टेक होगा, हम तो कोशिश किए हैं कि मिस्टेक ना हो, बार बार इसको रीड किए हैं कि कौन सा हार्मोन होना चाहिए। तो ये प्रोलैक्टिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, वेसोप्रेसिन हो गया। अगर इसमें अगर कोई आकार या हर्षई दीर्घई में कुछ डिफरेंट आए तो उसके लिए सॉरी, आप लोग मैनेज कर लेंगे।
उसके बाद देखते हैं लोग वृषण ग्रंथि। वृषण ग्रंथि यह एक नर जनन ग्रंथि है। यह एक क्या है तो नर जनन ग्रंथि है। इस ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन, इस ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है इस ग्रंथि से? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। उसके बाद है एड्रीनल ग्रंथि। इस ग्रंथि को लड़ो या भागो, इस ग्रंथि को लड़ो या भागो ग्रंथि भी कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह किस प्रकार की ग्रंथि है? तो यह एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज विलियम बेलिस व अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने की थी। किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम बेलिस व अर्नेस्ट स्टार्लिंग के द्वारा की गई थी एड्रिनल ग्रंथि की खोज। उसके बाद अगला टॉपिक है वेदों में नदियों के नाम, यानी कि वेदों में कौन कौन सी नदियों का वर्णन किया गया है। तो जिसमें सबसे पहली नदी है झेलम। झेलम नदी को वेदम यानी कि वेद में क्या कहा गया है? इसका या प्राचीन नाम इसका क्या है? झेलम नदी का। तो इसका वितस्ता नाम था, प्राचीन नाम। चिनाब नदी का अस्कनी था, रावी नदी का परोशनी, सतलज नदी का शत्रुदी और गंडक नदी का सदानीरा। वेदों में गाय को अघन्या कहा गया है। वेदों में गाय को क्या कहा गया है? तो अघन्या कहा गया है। उसके बाद देखते हैं लोग संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण दिवस यूएनईपी के बारे में। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 5 जून 1972 इसकी स्थापना, यानी कि यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 में नैरोबी केन्या में की गई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था? तो 1974 में मनाया गया था। प्रथम बार 1974 में मनाया गया। और इसका यूएनईपी का मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नैरोबी केन्या में है। सतत विकास का प्रथम सम्मेलन स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया। अब कुछ देश है, देश की राजधानियों के बारे में देखते हैं लोग। स्वीडन की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो स्टॉकहोम। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। तंजानिया की राजधानी दोदोमा। मोरक्को की राजधानी रबात। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो जाएगी। अब ये अगला टॉपिक है प्रमुख पुस्तकों के बारे में देखते हैं लोग। मुद्रा राक्षस से किसकी पुस्तक है? तो विशाखदत्त की। इंडिका यह मेगास्थनीज की पुस्तक है। मृगजकटिकम यह शूद्रक की पुस्तक है। कादम्बरी यह बाणभट्ट की पुस्तक है। हर्षवर्धन के समय से संबंधित है, यानी कि जो बाणभट्ट है वह किससे? राजा से संबंधित है, तो हर्षवर्धन से संबंधित है। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की। उसके बाद है महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं लोग। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया से हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो बोधगया से हुई थी। शरावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। महात्मा बुद्ध ने कहाँ पे सर्वाधिक उपदेश दिए थे? तो शरावस्ती में। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी कि इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो कुशीनगर में हुई थी। और उससे घटना को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। कहाँ पे ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है? तो कुशीनगर में। अब हम लोग महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं लोग, जो जैन धर्म से संबंधित है। इनका जन्म, महावीर स्वामी का जन्म 540 से ईसा पूर्व में हुआ था कुंडलवन में। कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। और इनका क्रम की बात किया जाए तीर्थंकरों में तो इनका क्रम 24वें क्रम था, यानी कि 24वें क्रम के ये तीर्थंकर थे। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए, यानी कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के त्रिदर्शन कौन कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन है, पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक चरित्र। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। और यह किसे समर्पित है? तो लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो हम्पी कर्नाटक में स्थित है। कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में स्थित है। अब वेदों के बारे में देखते हैं लोग। त्रिवेद कौन कौन से हैं? तो त्रिवेद के अंतर्गत कौन कौन से वेद को शामिल किया जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को शामिल किया जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या कहा जाता है? तो त्रिवेद कहा जाता है। वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथों देखते हैं लोग, तो एक तरफ वेद दिया गया है और दूसरी तरफ ब्राह्मण ग्रंथों को दिया गया है। तो जिसमें सबसे पहला है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय हैं और एक और होता है कौशिकीय। और इसका ट्रिक क्या है? तो एक होता है। इसका ट्रिक की बात की जाए तो एक होता है, ए से हो जाएगा आपका ऐत्रेय और क से हो जाएगा कौशिकीय। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस होता है। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद त्रिवेद में शामिल नहीं है, यानी कि जो अथर्ववेद है वह त्रिवेद में शामिल नहीं है। इसे जादू टोना वाला वेद भी कहा जाता है।
खजुराहो के मंदिर का निर्माण खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने पंचायतन शैली में करवाया था। किस शैली, यह जो मंदिर है यह किस शैली में है, तो पंचायतन शैली में निर्मित कराया गया है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो छतरपुर जिले में स्थित है। यहीं पर कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। अंबुबाची मेला असम के कामाख्या माता मंदिर, अंबुबाची मेला असम के कामाख्या मंदिर में लगता है, जहाँ पर योनि की पूजा की जाती है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो यह सिरोही राजस्थान में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, तो मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। दिल्ली में स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब एक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया। नई दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, लेकिन पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था, लेकिन इसने पूर्ण नहीं किया। इल्तुतमिश के द्वारा उससे कुतुब मीनार को पूर्ण कराया गया। इनको लाख बख्श और मलिक जैसी उपाधियां मिली थी। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन कौन सी उपाधि मिली थी, तो लाख बख्श और मलिक जैसी उपाधियां मिली थी। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी आगरा में करवाया गया था। पंचमहल तुर्की सुल्ताना का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा पूर्व का ताजमहल, इसे क्या कहा जाता है, जो दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा है इसे पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। चारबाग शैली में, यानी कि यह किस शैली में बनाया गया है, तो चारबाग शैली में बनाया गया है, जिसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, तो हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद देखते हैं लोग चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो यह जो यानी कि चित्रकला का स्वर्णकाल यह जहांगीर के समय था, जहांगीर का था। वास्तुकला का स्वर्णकाल शाहजहां का था। अब ऋग्वेद के बारे में देखते हैं लोग। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो तीसरे मंडल में। और यह जो गायत्री मंत्र है यह किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देव को समर्पित है। 9वें मंडल में सोमदेव और 10वें मंडल में पुरुष सूक्तों और चारण वर्णों का उल्लेख किया गया है। G7 की शुरुआत अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा 1970 के दशक के अंत में वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए की गई थी। G7 में शामिल देश, G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो जर्मनी है, फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन बोर्गो इग्नाजिया अपुलिया इटली में कहाँ पे, तो इटली में आयोजित हुआ था। कहाँ पे हुआ था, यहाँ से डायरेक्ट इसको आप लोग स्किप करेंगे लोग। यह स्थान है, यानी कि कहाँ किस स्थान पे हुआ था, तो वर्ष 2024 का G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो इटली में हुआ था। G7 में स्थित, यानी कि G7 के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल है उसका यहाँ पे ट्रिक दिया गया है। और इस ट्रिक का नाम क्या है, तो GF को जूस पिलाना। यहाँ पे को का कोई मतलब नहीं है और पिलाना का भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ GF और जूस का मतलब है। तो G से आपका हो जाएगा जर्मनी, F से हो जाएगा फ्रांस, J से हो जाएगा जापान, U से हो जाएगा USA, I से हो जाएगा इटली, C से हो जाएगा कनाडा और E से हो जाएगा इंग्लैंड। अब देखते हैं लोग, अगला टॉपिक है हम लोग का भारतीय गवर्नर जनरल व वायसराय। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय विधि आयोग का गठन हुआ और इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। किसे बनाया गया था, तो लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी आंदोलन में किससे वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। अस्थाई बंदोबस्त यानी इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। अस्थाई बंदोबस्त को कर्नवालिस के द्वारा आरंभ की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को रीड और मुनरो के द्वारा आरंभ की गई थी। महालवाड़ी व्यवस्था को मैकेंजी के द्वारा आरंभ की गई थी। किसके द्वारा, मैकेंजी के द्वारा आरंभ की गई थी।
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% प्रवाह एक ही दिशा में होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कितने प्रतिशत होता है? तो 10% और एक ही दिशा में होता है। इस नियम को लिंडेमान ने दिया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो लिंडेमान के द्वारा दिया गया था। उसके बाद अगला टॉपिक है चौरी चौरा घटना। यह 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 से, देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि 18 की तरह दिख रहा है, तो इस तरह का छोटा मिस्टेक है, यानी यह बुक में मिस्टेक नहीं है, थोड़ा सा जो यहाँ यानी कि जो बुक के बाद इसका PDF करके जब प्रिंटिंग हुआ होगा तो प्रिंटिंग में यह ना पुता जाता है, इस वजह से थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में हुई थी। और अभी वर्तमान में इसका नाम यानी कि काकोरी ट्रेन डकैती का नाम क्या कर दिया गया है? काकोरी एक्शन कर दिया गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन इससे का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। अब अगला टॉपिक है हम लोग का बक्सर का युद्ध, जो 1764 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1764 ईस्वी में। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? तो हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था, जिसमें अंग्रेजी सेना और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। और यह बक्सर कहाँ पे है? तो बक्सर बिहार में है। इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के मध्य 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अभी प्रमुख पुस्तकें हैं, प्रमुख पुस्तकों को देखते हैं लोग, जिसमें सबसे पहला पुस्तक है गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो महात्मा ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। किसकी? महात्मा ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। और इनके नाम पे यानी कि वर्तमान में अभी हाल ही में इनके नाम पे एक मूवी भी आई है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यह जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह किसकी पुस्तक है? तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। और मुद्रा राक्षस यह विशाख दत्त की पुस्तक है। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया, जो वर्ष 1928 में भारत पहुंचा। इसी समय मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। गांधी इरविन समझौता जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, और यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। अब अगला टॉपिक है हम लोग का विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? तो रेबीज है, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, डेंगू, इबोला। यहाँ पे एक ट्रिक दिया गया है, इस यानी कि विषाणु जनित रोग, विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं उसका ट्रिक दिया गया है। ट्रिक का नाम है रचना हमें पानी दो। यहाँ पे सर उल्टा कर दिए गए हैं, तो हमें आप लोग के पास अगर बुक होगा तो आप लोग देख सकते हैं। रचना र से हो जाएगा रेबीज, और ये सी से हो जाएगा आपका चेचक, और ये आपका एस से हो जाएगा हेपेटाइटिस, एम से हो जाएगा गीजल्सर हो जाएगा, और ये यहाँ पे एम से गीजल्स नहीं होगा, मीजल्स होगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मीजल्स होगा एम से, और पी से हो जाएगा आपका, ई से हो जाएगा इबोला, और इबोला के बाद आपका है, और डी से हो जाएगा डेंगू, और जरा से हो जाएगा जीका वायरस, आपका जीका वायरस। आप लोग के बुक को सीधा करके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है जीवाणु जनित रोग कौन कौन से है? हैजा है, टीटेनस, इसे धनुष से कंटार रोग भी कहा जाता है। धनुष से टंकार रोग किसे कहा जाता है? तो टीटेनस को कहा जाता है। टाइफाइड है, विषाणु से होता है। निमोनिया भी जीवाणु से होता है। तपेदिक भी जीवाणु से होता है। और प्लेग, ये सब जो रोग हैं यह किससे होते हैं? तो जीवाणु जनित रोग हैं, और ये सब जो रोग हैं यह विषाणु जनित रोग हैं। उसके बाद ये देखते हैं लोग कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन पर, कांग्रेस के द्वारा कौन कौन से अधिवेशन किए गए थे और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। इसमें सबसे पहला है बम्बई अधिवेशन, जो 1885 ईस्वी में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। सूरत अधिवेशन यह 1907 में होता है, और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी।
बेलगांव अधिवेशन 1924 में होता है और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता 1916 लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था तो 1916 में, और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के गरम पंथ यानी कि गरम दल और नरम पंथ एक हो गए थे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी थी। कौन थी? विद्या देवी भंडारी थी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी कहाँ पे है तो काठमांडू है, जहाँ दक्षेश व सार्क का मुख्यालय है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की यानी कि रुपया का बात किया जाए तो टाका हो जाएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की राजधानी कहाँ पे है तो थिम्पू। म्यांमार से सीमा बनाने वाले भारतीय शहर, भारतीय राज्य, म्यांमार से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, और यह जो क्रम दिया गया है उत्तर से दक्षिण में दिया गया है, तो जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसका ट्रिक क्या है? अरुणा मामी इसका ट्रिक है। अरुणा मम्मी तो अ से हो जाएगा आपका अरु से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से हो जाएगा नागालैंड, म से हो जाएगा मणिपुर और मी से हो जाएगा मिजोरम। इसका ट्रिक क्या है? अरुणा मम्मी इसका ट्रिक है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल, अब अगला टॉपिक देखते हैं लोग। विश्व के प्रमुख मरुस्थल टकला मकान मरुस्थल कहाँ पे है तो यह चीन में है। पेटागोनिया का मरुस्थल यह अर्जेंटीना में है। गोबी मरुस्थल यह मंगोलिया व चीन में है। रब अल खाली यहाँ पे खाली होना चाहिए। रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में है। किजलकुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान में है। दस्ते कबीर यह ईरान में है और दस्ते लूट मरुस्थल दोनों ईरान में है। अटाकामा का मरुस्थल यह चिली में है। अटाकामा का मरुस्थल कहाँ पे है तो चिली में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। तनामी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। पृथ्वी सम्मेलन, अगला टॉपिक है पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में है, वर्ष 1992 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1992 में हुआ था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी कि UNFCCC का गठन हुआ, जो 1994 में प्रभावी रूप से स्थापित हुआ। UNFCCC नामक संस्था प्रतिवर्ष 1995 से जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक बैठक का आयोजन विश्व स्तर पर करती है। इस बैठक को क्या कहा जाता है तो कोप कहा जाता है। और कोप की फुल फॉर्म का बात किया जाए तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा जाता है। इसे कोप का फुल फॉर्म क्या होता है तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। वर्ष 2002 में पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जोहान्सबर्ग में। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिससे इनकी यानी कि जब यह केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे तो उस समय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जिससे इनकी यानी कि यूटी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी। अभी वर्तमान में कितनी है तो 8 है। 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली व दमन व दीव को मिलाया गया, जिससे इन केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और जो नैनी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। यह भारत के कितने राज्यों से गुजरती है तो 5 राज्यों से गुजरती है। पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसका ट्रिक भी दिया गया है। आंधी में छाता ऊपर उठा। आंधी से हो जाएगा आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश और फिर से ऊ से हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा। इसका यहाँ पे ट्रिक दिया गया है आंधी में छाता ऊपर उठा। उसके बाद अगला टॉपिक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के लिए। किसके लिए? ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में सम्मेलन हुआ, जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मई को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं GI टैग इसका फुल फॉर्म क्या होता है? GI का जियोग्राफिकल इंडिकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। भौगोलिक के संकेत अधिनियम 1919 का काम करता है। कब का काम करता है तो 1919 का। यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है तो 10 वर्षों के लिए। प्रथम GI टैग दार्जिलिंग की चाय। प्रथम GI टैग किससे को मिला था, किस वस्तु को मिला था तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। शाही लीची का GI टैग बिहार को दिया गया। तेजपुर लीची का GI टैग असम को दिया गया। खोला मिर्च मोइरा केला हर्मल मिर्च का GI टैग गोवा को दिया गया। अब है अगला टॉपिक रोग ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है।
कैडमियम, कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। मरकरी की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है। मरकरी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो मिनीमाता रोग होता है। फ्लोराइड, फ्लोराइड की अधिकता से दांत संबंधित रोग होता है। किससे संबंधित रोग होता है? फ्लोराइड से, तो दांत संबंधित। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत नवीं सूची को जोड़ा गया। किसे सूची को जोड़ा गया? तो नवीं सूची को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के तहत सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ, जिसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन के तहत सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है और उसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इस प्रकार हम लोग का एपिसोड 2 समाप्त होता है, यानी कि 7 फेरों वाली सीरीज का 1.0 का यानी कि 1.0 का एपिसोड 1 समाप्त होता है और एपिसोड 2 को देखते हैं लोग। इसमें सबसे पहला टॉपिक है भारत की स्थिति व विस्तार। भारत की स्थिति व विस्तार। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश कौन कौन से? तो सबसे पहला आपका रूस हो जाएगा, उसके बाद कनाडा, कनाडा के बाद चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया व भारत। भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? तो विश्व में 7वां स्थान है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5 भारत में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का कुल क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 32 लाख के 87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद अगला टॉपिक है हेनले लूप संरचना। हेनले लूप संरचना यह किससे संबंधित है? तो हेनले लूप संरचना का संबंध शरीर के किडनी से है। किससे? शरीर के किडनी से है। किडनी का कार्य रक्त का शुद्धिकरण करना है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। किडनी की इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। हेनले लूप का कार्य जल का अवशोषण करना है। इसका कार्य क्या है? तो जल का अवशोषण करना है। ऊंट व लांबा की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है। ऊंट व लांबा की आरबीसी में केंद्रक क्या होता है? पाया जाता है। उसके बाद ये अगला टॉपिक है प्रमुख नदियाँ। प्रमुख नदियों को देखते हैं लोग, जिसमें सबसे पहली नदी है नील नदी। यह नदी 2 नदियों के आपस में मिलने से बनती है। एक नदी है श्वेत नील और दूसरी है नीली नील। यानी कि नीली नील और श्वेत नील जब मिलती है तो नील नदी का निर्माण होता है। श्वेत नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और यह नदी युगांडा, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान में बहती है। उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में श्वेत नदी में नील नदी मिल जाती है, तब इसे नील नदी कहा जाता है। टाइबर नदी एपेनाइन पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। रोम इसके मुहाने पर स्थित है, यानी कि जो रोम है वह किस नदी के मुहाने पर है? तो टाइबर नदी के मुहाने पर। उसके बाद अगला नदी देखते हैं लोग डेन्यूब नदी। इस नदी का उद्गम जर्मनी देश में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। यह नदी 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। कितने देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है? तो 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहला है ऑस्ट्रिया, इसकी राजधानी वियना है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट हो जाएगी। यानी कि इन 5 देशों की राजधानियों से होकर यह नदी गुजरती है। डेन्यूब नदी को ग्रीन रिवर भी कहा जाता है। डेन्यूब नदी को क्या कहा जाता है? तो इसे ग्रीन रिवर भी कहा जाता है। हंगरी में घास के मैदान को पुछताछ कहा जाता है। हंगरी में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पुछताछ कहा जाता है। उसके बाद अगला नदी देखते हैं लोग हडसन नदी के बारे में देखते हैं लोग। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख नदी है, जिस पर न्यूयॉर्क के शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? तो न्यूयॉर्क के शहर बसा हुआ है। पोटामेक नदी पर संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा सुधार करने के लोग यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स होना चाहिए, फाइबर ऑप्टिकस नहीं होना चाहिए। फाइबर ऑप्टिक्स का जनक नरेंद्र सिंह कपानी हैं, जिसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। नरेंद्र सिंह कपानी को 2021 में क्या मिला था? तो पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद ये अगला टॉपिक देखते हैं लोग जल संधियों के बारे में देखते हैं लोग कि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के मध्य कौन सी जल संधि है? तो मलाक्का जल संधि स्थित है। उसके बाद ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य हार्मुज जल संधि है। भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर के मध्य जिब्राल्टर जल संधि है। कौन सी जल संधि है? तो जिब्राल्टर जल संधि है। लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्वेज नहर स्थित है। उसके बाद ये खेल के बारे में देखते हैं लोग उबेर कप व थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध बैडमिंटन खेल से है। किस खेल से? बैडमिंटन से है उबेर कप और थॉमस कप का संबंध।
नंदू नाटेकर प्रथम भारतीय जिन्होंने 1856 में बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध रोइंग यानी कि नौकादौड़ से है। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे होता है? तो नौकादौड़ से होता है। डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है। सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से होता है। सीके नायडू की बेटी चंद्रा नायडू पहली भारतीय महिला कमेंटेटर थी। जो चंद्रा नायडू थी वह क्या थी? तो पहली भारतीय महिला कमेंटेटर थी। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है, उसको देखते हैं लोग कि प्रमुख ट्रॉफी या कप पे किस खेल से संबंधित होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लोग थॉमस कप यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। डूरन कप यह फुटबॉल से संबंधित होता है। संतोष ट्रॉफी ये भी फुटबॉल से संबंधित होता है। और राइडर कप यह गोल्फ से संबंधित होता है। देवधर ट्रॉफी यह क्रिकेट से संबंधित होता है। दिलीप ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से संबंधित होता है। रणजी ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से संबंधित होता है। सुल्तान अजलान शाह कप यह हॉकी से संबंधित है। और मोहन बगान क्लब यह फुटबॉल से संबंधित है। मोहन बगान क्लब किससे संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद ये अगला टॉपिक है कि भारत की सीमा पर स्थित पड़ोसी देशों की लंबाई। यहाँ पे ट्रिक दिया गया है। बचपन में MBA किया, इसका जो ट्रिक होता है बचपन में MBA, तो 20 से आपका हो जाएगा बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान के बाद नेपाल के बाद म्यांमार के बाद भूटान के बाद अफगानिस्तान। अब इसकी लंबाई देखते हैं कि किसकी कितनी लंबाई होती है। तो सबसे पहले है बांग्लादेश की लंबाई की बात किया जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा लगभग 4097.7 किलोमीटर सीमा साझा होती है। उसी तरह चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अभी वर्तमान में बात की जाए तो अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा साझा नहीं होती है, क्योंकि POK जब पाकिस्तान उस पर अपना कब्जा जमा लिया था तब यह सीमा यानी कि उसी लाइन के थ्रू साझा करती थी। लेकिन अभी वर्तमान में बात की जाए जब तक POK भारत में नहीं आ जाता तब तक अफगानिस्तान की सीमा भारत से नहीं लगती है। भारत में कुल 43 विश्व धरोहर हैं, जिसमें 35 से सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक व 1 मिश्रित धरोहर है। यह जो है यह करेंट है, यह हमेशा बदलते रहता है। यानी कि यह जो 43 है यह आगे इसकी संख्या बढ़ भी सकती है, घट तो नहीं सकती, यानी कि जो एक बार शामिल हो जाता है उसे निकाला नहीं जाता है। भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कंचनजंगा है। भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कौन है? तो कंचनजंगा है। और यह कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। कुल 43 विश्व धरोहर में से 2 शहर हैं। कौन से? तो अहमदाबाद, इसे 2017 में शामिल किया गया था। इसे कब शामिल किया गया था? तो 2017 में। और दूसरा शहर है जयपुर, इसे 2019 में शामिल किया गया था। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स को ली कार्बूसियर ने तैयार किया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ली कार्बूसियर के द्वारा तैयार किया गया था। जर्मन सिल्वर में तांबा, जिंक व निकेल पाई जाती है। क्या पाया जाता है? तो जर्मन सिल्वर में तांबा, जिंक व निकेल पाई जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन फंसा सकता है कि बहुत किसी को लगता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर पाया जाता है, लेकिन सिल्वर नहीं पाया जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं लोग भारत की परमाणु विद्युत गिरी कौन कहाँ पे है? तो तारापुर कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। रावट भाटा यह राजस्थान में है। कल्पक्कम तमिलनाडु में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा यह गुजरात में है। कैगा कर्नाटक में है। कुडनकुलम यह तमिलनाडु में है। और यह जो कुडनकुलम में परमाणु विद्युत गिरी है यह रूस की सहायता से बनाया गया है। किसकी सहायता से बनाया गया है? तो रूस की सहायता से बनाया गया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क। अब बार्क के बारे में देखते हैं लोग कि बार्क का मुख्यालय ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। और इसकी स्थापना का बात किया जाए, बार्क की स्थापना का बात किया जाए तो इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को की गई थी। कब की गई थी? 3 जनवरी 1954 को। प्रमुख पुस्तकें इंडिया स्ट्रगल के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस हैं। बंदी जीवन के लेखक कौन हो जाएंगे? सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएंगे। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक। और गुलामगिरी इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। बंदी जीवन पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है? तो बंदी जीवन पुस्तक को। अब है प्रमुख अभियान ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? तो यह सियाचिन विजय से संबंधित है। सियाचिन कहाँ पे है? तो यह लद्दाख में है। और यह ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था? तो 1984 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1984 में। उसके बाद है ऑपरेशन विजय, इसे 26 जुलाई 1999 कारगिल विजय से संबंधित है यह ऑपरेशन विजय। और यह कारगिल कहाँ पे? तो ये भी लद्दाख में है।
ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? वर्ष 1948 में हैदराबाद को भारत में ही मिलाया गया, यानी कि ऑपरेशन पोलो के तहत ही 1948 में हैदराबाद को भारत में ही मिलाया गया। उसके बाद है लोन बरातू। लोन बरातू छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, लोन बरातू को। उसके बाद है प्रमुख रोग। यहाँ पे एक ट्रिक दिया गया है, प्रमुख रोग के बारे में देखते हैं लोग। प्रोटोजोआ यानी कि प्रोटोजोआ जनित रोग, यहाँ पे जो ट्रिक दिया गया है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में बताया गया है, और यह ट्रिक है पापा काम पेश होते हैं। ठीक है, नाम क्या है? पापा काम पेश होते हैं। आपका पॉज से हो जाएगा पायरिया, कॉस से हो जाएगा कालाजार यानी कि का से कालाजार, मौत से मलेरिया, पे से पेचिस, और ये सोते यानी कि सोते से हो जाएगा आपका निद्रा रोग। मलेरिया रोग को प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया रोग किससे? प्रोटोजोआ से होता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। इमारतों का कुष्ठ रोग अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? तो अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। अब ये क्रिकेट से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं लोग कि भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला डे नाइट मैच ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में खेला था। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? तो कोलकाता में, जो भारत व बांग्लादेश के मध्य खेला गया था। सबसे ऊंचा स्टेडियम धर्मशाला स्टेडियम है, जो कहाँ पे है? तो जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कहाँ पे है? तो यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अब एक कर्क रेखा के बारे में देखते हैं लोग। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा की सबसे लंबाई यानी कि सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में, और सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? तो राजस्थान में। मानक के समय रेखा व कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी माही नदी है। कौन सी नदी है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली तो वह माही नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपे या लिम्पोपो नदी है। नेपाल, भूटान व अफगानिस्तान यह कैसा देश है? तो यह लैंडलॉक कंट्री है। जैसे नेपाल की बात किया जाए तो यह क्यों लैंडलॉक कंट्री है? क्योंकि यह चाइना और इंडिया के बीच में है, यानी कि इसका जो सीमा है वह किसी जलीय क्षेत्र से यानी कि जलीय भाग से नहीं साझा करता है। जैसे भारत की सीमा रेखा अरब सागर से भी साझा करता है और हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से भी साझा करता है, लेकिन जो नेपाल है इसकी सीमा उस तरह यानी कि जलीय क्षेत्रों से सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए यह लैंडलॉक कंट्री है। जल व स्थल से सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश है, यानी कि जो भारत से या जो बांग्लादेश है भारत से स्थल के साथ भी सीमा साझा करता है और जल के साथ भी सीमा साझा करता है। पाकिस्तान भी है और म्यांमार भी है, यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार स्थल व जल से सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश हैं। उसके बाद ये अगला टॉपिक है कोशिका। पैलेट कण राइबोसोम कोशिका को कहा जाता है। पैलेट पार्टिकल किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम कोशिका को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसे सबसे छोटा कोशिकांग भी कहा जाता है, यानी कि जो राइबोसोम होता है वह सबसे छोटा कोशिका का अंग होता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है को ही ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। केंद्रक व कोशिका द्रव्य को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। अब अगला टॉपिक है प्रमुख संस्थाओं को देखते हैं लोग, जिसमें सबसे पहली संस्था है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 23 जून 1894 को इसकी स्थापना होता है। कब हुआ था? 23 जून 1894 को इसकी स्थापना होता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अभी अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष प्रथम महिला अध्यक्ष की बात किया जाए तो क्रिस्टी कोवेंट्री इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो क्रिस्टी कोवेंट्री थी। और यह कहाँ की थी? तो यह जिम्बाब्वे की थी। इस संस्था ने प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में एथेंस कहाँ पे है? तो यह ग्रीस में है, एथेंस में करवाया था। उसके बाद दूसरी संस्था है, यानी कि दूसरा संस्था है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 1909 में होती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की स्थापना कब होती है? तो 1909 ईस्वी में होती है और इसका मुख्यालय दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात।
भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की स्थापना की बात किया जाए तो 1928 ईस्वी में होता है और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है तो मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, उसके बाद अगला संस्था है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना 1961 में होती है। इसकी स्थापना कब होती है तो 1961 ईस्वी में और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और इसका लोगो क्या है तो इसका लोगो की बात किया जाए तो इसकी लोगो पांडा है। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रमुख नदियाँ, जिसमें सबसे पहली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखते हैं। इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से होता है। इस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियों की बात किया जाए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में तो बूढ़ी दिहांग है, धनसिरी है, दिबांग है, लोहित है और सुबनगिरी, कामेंग, मानस और तीस्ता, ये सब किसकी सहायक नदी है तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। लोहित नदी के बारे में देखा जाए तो इस नदी पर भूपेन हजारिका पुल है। इसे धोला सादिया पुल भी कहा जाता है, यानी कि भूपेन हजारिया पुल को धोला सादिया पुल भी कहा जाता है। और यह पुल लोहित नदी पर स्थित है। इस नदी पर असम में माजुली द्वीप स्थित है। इसी नदी पर यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ही माजुली द्वीप स्थित है। उसके बाद एक कावेरी नदी के बारे में देखते हैं लोग। कावेरी नदी, इस नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कोगाड़ू जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए कावेरी नदी की तो अमरावती है, हेमावती, उसके बाद है अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी और काबिनी, ये सब कावेरी नदी की सहायक नदी हैं। उसके बाद ये विटामिन के वैज्ञानिक नाम, यानी कि जो विटामिन है उसके वैज्ञानिक नाम क्या है उसको देखते हैं लोग। जिसमें सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है तो रेटिनॉल है। विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल और उसी तरह विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल है। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है तो फिलोक्विनोन इसका वैज्ञानिक नाम है। विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील है। यहाँ पे ट्रिक दिया है भैंस से गई पानी में, यानी कि बी से आपका भैंस हो जाएगा बी और पानी गई पानी में यानी कि वाटर। इसको आप इसकी पढ़ेंगे लोग। मैं इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूँ कि जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं तो इसका याद रखेंगे WBC। W से हो जाएगा वाटर और बी और सी यह विटामिन जो होती है वह जल में घुलनशील है। WBC, इस ट्रिक को याद रखेंगे WBC। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है तो कैल्सिफेरॉल है और यह एक हार्मोन है। विटामिन डी क्या है तो यह एक प्रकार का हार्मोन है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है विटामिन सी की कमी से तो स्कर्वी नामक रोग होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है समाधि स्थल, यानी कि जो बड़े बड़े नेता हुए या प्रधानमंत्री हुए उनकी जो समाधि स्थल है उसे क्या कहा जाता है तो जिसमें सबसे पहले है मोरारजी देसाई, इनकी समाधि स्थल अभय घाट कहलाती है। उसके बाद चित्राभूमि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल कहलाती है। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह की विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री की शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू की शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी की। यहाँ पे ट्रिक भी दिया गया है कि मोर का भय, इसको स्किप करेंगे लोग, यह डायरेक्ट याद करने वाला टॉपिक है। यह जो टॉपिक है क्योंकि ट्रिक से यहाँ पे आदमी मिस्टेक कर जाता है, हर चीज़ ट्रिक से याद नहीं हो सकता। प्रमुख लोक नृत्य, अगला टॉपिक है प्रमुख लोक नृत्य के बारे में देखते हैं लोग। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है तो यह असम का है। लावनी यह महाराष्ट्र का है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का है। पिंडवानी छत्तीसगढ़ का है। तीजन बाई का संबंध पिंडवानी नृत्य से है। तीजन बाई का संबंध किससे तो पिंडवानी नृत्य से है। अब भारत रत्न के बारे में देखते हैं लोग। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार 1954 ईस्वी में सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्तकर्ता लाल बहादुर शास्त्री हैं और इन्हें कब प्राप्त हुआ था तो 1966 ईस्वी में। प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है तो लाल बहादुर शास्त्री है और इन्हें कब दिया गया था तो 1966 ईस्वी में दिया गया था। उसके बाद अगला टॉपिक है रोग, हैंसन रोग एक कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। रेबीज हाइड्रोफोबिया रोग है, यानी कि जो रेबीज होता है इसमें क्या होता है तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है यानी कि जिस व्यक्ति को रेबीज हो जाएगा उसे जल से, यानी कि उसे जल से वह व्यक्ति जल से डरने लगेगा, जल देखेगा तो भी डरेगा, उसे ही हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। तो रेबीज को क्या कहा जाता है हाइड्रोफोबिया रोग कहा जाता है। हीमोफीलिया को शाही रोग कहा जाता है। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं तो इसका ट्रिक दिया गया है ममता बनर्जी। एम से आपका मेघालय, ए से असम, एम से मिजोरम, टी से त्रिपुरा और यहाँ पे ए दोबारा है तो ए से फिर दोबारा असम होता है, यानी कि असम जो है वो बांग्लादेश से दो बार सीमा साझा करता है। और बनर्जी से क्या हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल।
यहाँ पे देखते हैं लोग पश्चिम बंगाल जो सर्वाधिक सीमा यानी कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा किसकी सीमा साझा होती है, तो पश्चिम बंगाल की। उसके बाद असम 2 बार सीमा साझा होता है। मेघालय, त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा है। बांग्लादेश से जो त्रिपुरा है वह तीनों ओर से घिरा है। उसके बाद है मिजोरम, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों को पता रहता है। जो जीरो लाइन है यह त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य सीमा साझा करती है, यानी कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच सीमा है उसी तरह त्रिपुरा और बांग्लादेश, त्रिपुरा के स्थान पे भारत भी हो सकता है। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो लाइन यानी कि सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो जीरो लाइन। क्या कहा जाता है, जीरो लाइन कहा जाता है। अब है अगला टॉपिक ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965। यहाँ पे थोड़ा सा यह प्रिंटिंग में या तो दिक्कत हुआ होगा या तो पीडीएफ बनाने में, तो आप लोग इसलिए मैं डेली वीडियो नहीं करता हूं क्योंकि यह छोटा छोटा एरर को देखना पड़ता है। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार को 1965 में जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा में दिया गया था। इसे पुरस्कार में वाग्य देवी की प्रतिमा 21 लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी थी। यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो आशा पूर्णा देवी थी। यह अंग्रेजी में प्रथम पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला था। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए राम भद्राचार्य, जिन्हें संस्कृत के लिए प्राप्त हुआ था, वह गुलजार उर्दू को दिया गया था। यानी कि गुलजार को क्यों दिया गया था, उर्दू के लिए दिया गया था, और राम भद्राचार्य को संस्कृत के लिए दिया गया था 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। और यह क्रम कौन सा था, तो 58वां क्रम था। उसके बाद ये 59वां क्रम के देखते हैं लोग। 59वां क्रम विनोद कुमार शुक्ल को प्राप्त हुआ था और किस पुस्तक के लिए मिला था, तो नौकर की कमीज खिलेगा तो दिखेंगे, प्रमुख पुरस्कार। उसके बाद ये कुछ पुरस्कार है, वह पुरस्कार किससे संबंधित है उसके बारे में देखते हैं लोग। तो सबसे पहला है पुलित्जर पुरस्कार। यह पत्रकारिता से संबंधित है। किससे संबंधित है, पत्रकारिता से संबंधित है। उसके बाद है एबल पुरस्कार किससे संबंधित है, तो यह गणित से संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार यह संगीत से संबंधित है। और प्रिट्जर पुरस्कार यह आर्किटेक्चर या वास्तुकला से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं कुछ प्रमुख पुस्तकें। मालगुडी डेज यह किसकी पुस्तक है, तो R.K. नारायण की पुस्तक है। लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता यह अरविंद घोष की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, अरविंद घोष की। वेल्थ ऑफ नेशन यह एडम स्मिथ की पुस्तक है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी पुस्तक है, तो लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है। अब ग्रंथियों के नाम देखते हैं लोग, उस ग्रंथि को किस उपनाम से जाना जाता है, तो सबसे पहले है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन हार्मोन्स कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि को, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फिर यहीं पे मिस्टेक हुआ है, इसे जैविक की घड़ी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैविक, यह ज है। पीनियल ग्रंथि को जैविक की घड़ी या मस्तिष्क की रेत कहा जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं द्वीप समूह। अंडमान निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। जो लक्षद्वीप है वह किससे निर्मित है, तो प्रवाल भित्ति से। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है। कौन सी है, तो सैडल पीक है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर है। उसके बाद ये अगला टॉपिक देखते हैं भारत के भूगोल का सार। अब अगला टॉपिक है भारत के भूगोल का सार। भारत की स्थिति और उसका विस्तार देखते हैं लोग। तो भारत का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो इसका क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। कितना है, 2.42% है। भारत की आकृति की बात किया जाए तो इसकी आकृति चतुष्फलकीय है। कैसी है, चतुष्कोणीय है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूरब से पश्चिम की चौड़ाई, लंबाई या चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई की बात किया जाए तो 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। देशांतरीय विस्तार की बात किया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तटीय रेखा की कुल लंबाई लगभग 7516.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यानी कि मुख्य भूमि है उसकी जो तटरेखा है उसकी लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। तटीय रेखा के प्रमुख राज्य, यानी कि यह भारत है और भारत के जो इससे यानी कि तट के साइड जो भी राज्य हैं वह कौन कौन से राज्य हैं, तो उसको देखते हैं लोग।
जिसमें सबसे पहला है पश्चिमी तट। पश्चिमी तट में कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। पूर्वी तट में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े और छोटे राज्यों को देखते हैं लोग। तो क्षेत्रफल के अनुसार बात किया जाए तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। उसी तरह जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। अब अगला टॉपिक है विभाजक रेखा और प्रमुख देश। मैकमोहन रेखा जो है वह भारत चीन को अलग करती है, यानी कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वह किस नाम से जानी जाती है? तो मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। जीरो लाइन या त्रिपुरा या भारत बांग्लादेश को अलग करती है। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है, लेकिन वर्तमान में यह नहीं है। मैगिनॉट रेखा यह फ्रांस से जर्मनी की अलग करती है, यानी कि मैगिनॉट रेखा जो है वह फ्रांस से जर्मनी को अलग करती है। मेडिसिन लाइन यूएसए व कनाडा को अलग करती है। उसके बाद है हिंडनबर्ग रेखा, यह जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। जर्मनी और पोलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है? तो हिंडनबर्ग रेखा अलग करती है। अब यहाँ पे एक भारत का चित्र दिया गया है और यहाँ पे समझाया गया है कि भारत का उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट और पूर्वी पॉइंट क्या है। तो भारत की सीमा के अंतिम बिंदु की बात किया जाए तो यानी कि उत्तरी बिंदु की बात किया जाए तो सबसे उत्तर में कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है, जो कहाँ पे स्थित है? तो लद्दाख में है। और सबसे पूर्वी बिंदु की बात किया जाए तो क्यूथू वलांगू है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात किया जाए तो गौरमाता या सरिक्रीक है, जो कहाँ पे है? तो गुजरात में है। अब हम लोग उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात किया जाए तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर है, यानी कि इस तरह लंबाई 2933 किलोमीटर है और ऐसी लंबाई 3234 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है? तो कन्याकुमारी, इसे केप कोमरिन भी कहा जाता है, जो तमिलनाडु में है। और भारत यानी कि यह हो गया मुख्य भूमि। भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। और भारत का बात किया जाए तो इसकी दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगी भारत की? तो इंदिरा पॉइंट हो जाएंगी। और इसे पार्सन भी कहा जाता है, पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। यह कहाँ पे है? तो ग्रेट निकोबार में है। ये इंपॉर्टेंट है, पिगमेलियन पॉइंट अधिकतर एग्जाम में यहीं आता है, पिगमेलियन पॉइंट। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं लोग विभाजक की रेखा और प्रमुख देश, जिसमें हम लोग देखते हैं लोग मार्जिनल या मैन रहीम रेखा यह किन दो देशों को अलग करती है? तो रूस और फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है? तो मैन रहीम रेखा। 20वीं समानांतर रेखा 20 डिग्री समानांतर रेखा यह सूडान और लीबिया को अलग करती है। 31 डिग्री समानांतर रेखा यह इराक और ईरान को अलग करती है। किसे? इराक और ईरान को। 38 डिग्री समानांतर रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। ये इंपॉर्टेंट है, 38 डिग्री। उसके बाद 24 डिग्री समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आपका रेड क्लिप रेखा ना देकर 24 डिग्री समानांतर रेखा अगर दे दिया तो आप लोग फंस जाएंगे। इसलिए इसको यह इंपॉर्टेंट है कि 24 डिग्री समानांतर रेखा इन दो देशों को अलग करती है, तो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। 49 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। यहाँ पे वी नहीं होना चाहिए, वी भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है यह डिग्री छूट गया है बुक में, 49 डिग्री समानांतर या 20 डिग्री। तो आगे देखते हैं लोग प्रमुख के भू आकृति खंड के बारे में देखते हैं लोग। उत्तर व पूर्वोत्तर पर्वतमाला, इस क्षेत्र में हिमालय पर्वत व पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ शामिल है। और इसका विस्तार की बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। लंबाई की बात किया जाए तो लगभग 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और चौड़ाई कितनी है? तो 160 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पे देख लेते हैं लोग, यह सर के द्वारा बनाया गया, यह भारत है। सर इसी तरह भारत बनाते हैं गौरव सर। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा काराकोरम, उसके बाद लद्दाख के बाद जास्कर। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? तो ट्रांस या तिब्बत हिमालय है। विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन है। इसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई यानी कि ऊंचाई की बात की जाए तो कितनी है? तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। विस्तार की बात किया जाए तो पश्चिम से पूर्व इसका विस्तार कितना है? तो लगभग 1000 किलोमीटर है। और चौड़ाई कितना है? तो चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर है। लगभग 40 किलोमीटर।
काराकोरम श्रेणी भारत की सबसे उत्तरी है, जिसे कृष्णगिरी या उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। इसे मिनी तिब्बत पठार भी कहा जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी राकापोसी है। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो कौन सी है, तो राकापोसी है, जो विश्व की सबसे तिरवे ढाल वाली चोटी है। भारत का सबसे ठंडा स्थान ट्रांस और श्याम घाटी यहाँ स्थित है। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है। लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु नदी बहती है। लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो सिंधु नदी बहती है। जास्कर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कामेत है। कौन सी है, सर्वोच्च चोटी कामेत है। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन के बारे में अब देखते हैं लोग, जिसमें सबसे पहला है आपका बृहद हिमालय। सबसे अधिक के सतत श्रृंखला लंबाई कितनी है इसकी, तो 24 किलोमीटर, लगभग 24 किलोमीटर और चौड़ाई 25 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग 6000 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे किलोमीटर नहीं होना चाहिए, औसत ऊंचाई, क्योंकि यहाँ पे मीटर में होता है ऊंचाई। ये हो सकता है लंबाई 24 किलोमीटर और ये चौड़ाई 25 किलोमीटर हो सकता है, लेकिन औसत ऊंचाई जो है यह किलोमीटर में नहीं होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात की जाए तो 8848.86 मीटर है। नेपाल में स्थित विश्व की सर्वोच्च चोटी है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, यह नेपाल में स्थित है और विश्व की सर्वोच्च चोटी है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। कंचनजंगा, यह सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ पे, तो यह सिक्किम में, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8598 मीटर है। 8598 मीटर। इसे महान हिमालय यानी कि बृहद हिमालय को महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा हिमालय है लघु या मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। प्रमुख पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल। इसके अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो पीर पंजाल है, धौलाधार है, महाभारत है। ऊंचाई इसकी कितनी है, तो लगभग 3700 से लेकर 4500 मीटर तक। औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई कितनी है, तो लगभग 50 किलोमीटर है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख घाटी है, तो कश्मीर घाटी है, कुल्लू घाटी जो हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा घाटी यह भी हिमाचल प्रदेश में है, यहीं पे यानी कि लघु हिमालय में स्थित है। यहाँ कश्मीर घाटी में हिमोड़ के जमाव से निर्मित संरचना को करेवा कहते हैं। यह खेती केसर के लिए प्रसिद्ध है। लघु हिमालय के ढालों के सहारे अनेक चारागाह स्थित है, जिन्हें कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे मिट किया है, तो यह है शिवालिक हिमालय। इसे उप हिमालय एवं बा हिमालय भी कहा जाता है। उप हिमालय या बा हिमालय किसे कहा जाता है, तो शिवालिक हिमालय को कहा जाता है। ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 900 से लेकर 1100 मीटर है। चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर है। शिवालिक हिमालय में अनेक समतल तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ स्थित है, जिन्हें पश्चिम में दून एवं पूर्व में द्वार कहा जाता है। पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियाँ। उसके बाद देखते हैं लोग पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, तो मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो गारो, खासी व जयंतिया है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो यह मेघालय में स्थित है। असम में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो रेंगमा और मिकिर है। असम और नागालैंड, मणिपुर में कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो बरेल की पहाड़ी स्थित है। नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर में मणिपुरी लैमाटोल की पहाड़ियाँ स्थित है। मिजोरम में मिजो लुसाई की पहाड़ियाँ स्थित है। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखते हैं लोग। प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन किस प्रकार हुआ है, तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला मध्य उच्च भूभाग नर्मदा के उत्तर में यह है। उसके बाद दूसरा है दक्कन का पठार, यह नर्मदा के दक्षिण में है। तीसरा है उत्तर पूर्वी पठार। पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से निर्मित है, यानी कि जो यह प्रायद्वीपीय पठार है किससे निर्मित है, तो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से निर्मित है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची या कार्डिमम की पहाड़ियाँ। प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग गोंडवाना भूमि का भाग है। त्रिकोणीय आकृति, इसकी आकृति कैसी है, तो त्रिकोणीय आकृति और ऊंचाई लगभग 600 से लेकर 900 मीटर है। उसके बाद है विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम, यानी कि विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों जो पहाड़ियाँ हैं उनका क्रम देखा जाए तो पश्चिम से पूर्व दिया गया है। तो सबसे पहले विंध्य आ जाएगी, विंध्य पहाड़ी, उसके बाद भारनेर के बाद कैमूर के बाद पारसनाथ। अब देखते हैं हम लोग सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। उत्तर में नर्मदा है, यानी कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में क्या है, तो नर्मदा नदी है। और विस्तार कहाँ से है इसका, सतपुड़ा पर्वत का, तो महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ है, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में।
दक्षिण में ताप्ती नदी है। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो ताप्ती नदी। सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम देखा जाए, पश्चिम से पूर्व तो राजपीपला, ग्वालीगढ़ और महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। विभिन्न राज्यों की सबसे ऊंची चोटी, ये इंपॉर्टेंट है, विभिन्न राज्यों की सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है? तो सबसे पहले राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो गुरु शिखर है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडो बेटा है। केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है और कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी मुल्यानागिरी है। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली है और हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो पीक है। आज की वीडियो में हम लोग यानी कि 40 पेज तक ही कवर करेंगे लोग और अगली वीडियो में इसके आगे कवर किया जाएगा। अगर आप लोग का इस वीडियो पे सपोर्ट और प्यार मिला तो मैं इस बुक को आगे कंटिन्यू करूँगा। अगर सपोर्ट प्यार नहीं मिला तो मैं इसे एक वीडियो करके बंद कर दूँगा।